नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सेकंड चैप्टर, आपके जलवायु विज्ञान का दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर के अंदर हम वायुमंडल की संरचना वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सूर्य ताप एवं तापमान के बारे में देखेंगे और इनसे किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस हैज द एल्बिडो ऑफ लेस देन 20%? किस सतह का एल्बिडो 20% से कम होता है? तो सबसे पहले आपको बेटा समझना होगा कि ये अल्बिडो का मतलब क्या होता है। अल्बिडो को एक तरीके से परावर्तिता गुणांक बोला जाता है। तो इसको कहा जाता है कि ये एक परावर्तिता गुणांक है। परावर्तिता गुणांक का मतलब होता है कि सूर्य से आने वाला, सन से जो रेडिएशन आता है SWR के फॉर्म में, हमारी पृथ्वी की सतह से आने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो जितनी मात्रा सूर्य की किरणें आने से पहले परावर्तित हो जाती हैं और उसके बाद वो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। तो जितना परावर्तित कर दिया जाएगा, जितना परावर्तित कर दिया जाएगा उसी को कहते हैं इसका एल्बिडो, यानी कि परावर्तिता गुणांक। तो 100 यूनिट अगर हमारी पृथ्वी पर आती हैं, उसमें से 35 यूनिट परावर्तित हो जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर केवल 65 यूनिट पहुंचती हैं। उन 65 यूनिट में से भी 14 यूनिट या 14% जो है वो आपके बादलों के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। शेष 51 यूनिट जो है वो हमारी पृथ्वी के द्वारा अवशोषित की जाती है। तो पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस हैज द एल्बिडो ऑफ लेस देन 20%? शुष्क भूमि एवं घास, ताजा हिम एवं विरल बादल, नम भूमि एवं पुरानी हिम एवं सघन बादल। तो हिम की एल्बिडो हमेशा याद रखना, जो हमारा हिम होता है उसकी एल्बिडो हमेशा क्या है, ज्यादा रहती है। हिम की एल्बिडो हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा सरफेस मुलायम और व्हाइट होगी वो उतना ज्यादा क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी, उतना ज्यादा उसका परावर्तिता गुणांक क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो ग्लेशियर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में परावर्तित गुणांक की। तो यहाँ पर आपका हिम दिया हुआ है, यहाँ पर भी हिम दिया हुआ, तो ये दो आंसर तो आपके आएंगे नहीं, ये दो आंसर तो आएंगे। इसके बाद शुष्क भूमि एवं घास, देखो ड्राई लैंड होगा तो ड्राई लैंड से भी परावर्तन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो वेट एंड फॉरेस्ट है, तो वेट एंड फॉरेस्ट जो भूमि होती है तो वो क्या करती है, जितना ज्यादा खुरदरी सतह, गीली सतह रहेगी वो उतना ज्यादा एब्जॉर्वेशन करेगी। तो इसका एब्जॉर्वेशन जो परावर्तित गुणांक क्या होगा, कम होगा, यानी कि ये अवशोषण ज्यादा और परावर्तन कम करेगी। शुष्क भूमि और ग्लेशियर आपके ज्यादा करेंगे। इसके बाद दिया हुआ है ऑन समर सोल्स्टाइस द एवरेज डे लेंथ एट द 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ग्रीष्म सोल्स्टाइस का मतलब क्या होता है। सोल्स्टाइस वो कंडीशन होती है, सोल्स्टाइस वो कंडीशन होती है जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की लंबवत किरणें, व्हेन वर्टिकल सनरेज ऑफ, वर्टिकल रेज ऑफ सन, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें या तो कर्क रेखा पर पड़ती हैं और या फिर मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर पड़ती हैं तो इस स्थिति को सॉल्स्टाइस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सॉल्स्टाइस के नाम से जाना जाता है। सूर्य की किरणें 21 मार्च को, 21 जून को, 21 मार्च को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए जो कर्क रेखा की स्थिति है इसको समर सॉल्स्टाइस यानी कि ग्रीष्म अयनांत, इसको अयनांत भी कहा जाता है, अयनांत या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो इसको शीत अयनांत या संक्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको समर सॉल्स्टाइस और इसको विंटर सॉल्स्टाइस के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि सॉल्स्टाइस क्या होता है, क्वेश्चन हमारा ये है कि सॉल्स्टाइस की कंडीशन में, अब देखो एक चीज और समझो यहां पर कि जब सॉल्स्टाइस की कंडीशन होगी, यानी कि जब सूर्य की किरणें
0 डिग्री से सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो इसका मतलब है सूर्य की जो किरणें हैं वो अभी किस स्थिति में होंगी। तो अगर ये पूछ रहा है कि ग्रीष्म संक्रांति का मतलब 21 जून की बात हो रही है, तो 21 जून को, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 21 जून याद रखना। 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पर जाएंगी, तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि ये पूरे का पूरा जो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध है। ये पूरे का पूरा गोलार्ध क्या कहलाता है, आपका उत्तरी गोलार्ध होता है। तो इस उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या है, बड़ी, और रातों की अवधि क्या होती है, छोटी हो जाती है। अब ये पूछ रहा है कि मैं 60 डिग्री, यानी कि जो आर्कटिक सर्किल है यहाँ पर आपका 66.5 डिग्री के पास में, या 60 डिग्री दिया हुआ, तो आर्कटिक सर्किल पर उस समय दिन की अवधि क्या होगी, बड़ी होगी। विषुवत रेखा या कर्क रेखा पर दिन लगभग 24 घंटे के होते हैं। ठीक है, दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिन की औसत लंबाई होती है, क्योंकि दिन बड़े और रातें छोटी हो जाएंगी, तो यहाँ पर दिन की लंबाई सबसे ज्यादा होगी, यानी कि 18 घंटे का दिन होता है और रातें अति छोटी हो जाती हैं। तो क्योंकि ये आपका बी आंसर बिल्कुल आएगा, तो 18 घंटे का दिन और उससे बचे हुए समय में क्या होती है, यहाँ पर नाइट हमें देखने को मिलती है। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये तो आपका एक फैक्चुअल चीज होती है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में। किसको पृथ्वी की विकिरण विंडो के नाम से जाना जाता है, रेडिएशन विंडो के नाम से। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसको विकिरण विंडो या रेडिएशन विंडो के नाम से जाना जाता है, तो वो आपके पर्वत हैं जिनको क्या कहा जाता है, रेडिएशन विंडो के नाम से जाना जाता है। अगला, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिसीव ऑफ द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन, तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है, वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन, वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन, या पारगमन में ऊर्जा का परिवर्तन, चेंजर इन द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा, तो वो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा का मतलब जो सन से हमारी पृथ्वी पर एनर्जी आती है उसको कहते हैं हम SWR, सोलर शॉर्ट वेव रेडिएशन। और जब ये अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है ड्यूरिंग डे, तो इसमें कौन सी चीजें जो इसको परावर्तित कर सकती हैं, तो पहली चीज होती है रिसीव्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन द, वायुमंडल की संरचना में अगर हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में चेंजेस होता है तो इससे भी परिवर्तन पड़ सकता है। इसका मतलब ए स्टेटमेंट तो हमारा सही होगा। तो अगर ए स्टेटमेंट हमारा सही जा रहा है तो इसका मतलब है कि जिसमें एक दिया है वो तो आंसर होगा, तो ये दोनों आंसर होंगे। इसमें एक नहीं दिया है तो ये आंसर नहीं होगा। तो 1 2 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन, तो कंपोजिशन का मतलब होता है गैसों में परिवर्तन होना, और पारदर्शिता भी वही चीज आती है कि उसमें जलवाष्प वगैरह है या धूल कण है या नहीं है, तो इस चीज पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी चीजें सही हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वायुमंडल पारदर्शी होगा SW उतना ज्यादा आएगा, जितना कम सघन होगा SWR उतना ज्यादा आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें सेकंड दिया हुआ है, इसमें सेकंड नहीं दिया हुआ, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। इसमें सेकंड दिया हुआ था लेकिन ये ऑलरेडी गलत है, इसमें सेकंड दिया तो ये सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है पारगमन में ऊर्जा का परिवर्तन, तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, तो तीसरा आपका यहां पर गलत हो जाएगा। तो बचेगा ऑप्शन केवल आपका 1 और 2, तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरपेक्ष आर्द्रता, यानी कि इसका इस तरीके से बनता है, ये आपको जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिखेंगे आप, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बटे आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100, ये फॉर्मूला है। इसको क्या कहा जाता है, तो निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इनटू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100 इज कॉल्ड आपकी सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। तो इसको क्या बोल देते हैं, आपके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट तो दिया हुआ इसमें, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये तो दिया हुआ लड़ा आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है,
तो सापेक्षिक आर्द्रता को निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है, सापेक्षिक आर्द्रता को निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास जो कितनी मात्रा है और उसमें कितनी कैपेसिटी है, और इससे भी इंटू करेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता निकल कर आ जाएगी। इसको परसेंट इंटू इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको प्रतिशत में दिखाया जाता है। और सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होती है तभी आपका क्या होता है, संघनन प्रारंभ हो जाता है। तो जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं होगी तब तक संघनन भी प्राप्त नहीं होगा, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। और तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में जो संबंध है, जो सापेक्षिक आर्द्रता के बीच में संबंध होता है, वो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तापमान कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि जब मौसम ठंडा होता है, जब भी आप देखोगे, जब भी आपको लगेगा कि मौसम ठंडा हो गया है, तो मौसम ठंडा होने का मतलब क्या होता है कि वहां पर, तो मौसम में ठंडा हो गया तो यानी कि टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि संघनन के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वर्षण के लिए सापेक्षिक आर्द्रता का 100% होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डोलड्रम बेल्ट के अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है, द मेन रीजन ऑफ द एक्सटेंस ऑफ द डोलड्रम। तो डोलड्रम पेटी का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का शांत वायुदाब पेटी होती है। तो डोलड्रम का मतलब जो यहाँ पर वायुदाब बिल्कुल कैसा होता है, शांत वायुदाब होता है, तो उसको डोलड्रम की स्थिति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या लिखा, ठंडे प्रदेशों में स्थिति, उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब, तो ये और अवाक शांत रहती, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि इसका संबंध एक शांत वायुदाब के बेल्ट से होता है। तो इसका मतलब सी हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर सी दिया, यहाँ पर दिया, ए सही है, बी सही है, तो ए, बी और सी या ए बी सी तीनों आंसर हो सकते हैं। तो अब देखेंगे कि शांत वायुदाब की पेटी जो है, जो पूरी पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर अगर आप जाएंगे तो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र पर क्या होता है, पहली चीज तो हाई टेम्परेचर मिलता है, हाई टेम्परेचर के कारण हाई रेनफॉल भी मिलेगा आपको। तो उच्च तापमान होता है, हाई रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल करंट भी होती है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का अभिसरण भी होता है। तो ये इस बेल्ट से टकराकर ऊपर की ओर उठने लग जाती है, इसलिए ये आपका शांत क्षेत्र भी होता है, लो प्रेशर का बेल्ट भी बनता है। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी सही है। तो पहला वाला ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि इसका संबंध ठंडे क्षेत्रों से नहीं होता, ये विषुवत रेखा के गर्म क्षेत्रों में होता। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बनेगा और वायु शांत रहेगी। तो इसका मतलब बी और सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला है आइडियल कंडीशन फॉर नॉक्ट्रुअल रेडिएशन इन्वर्जन। तो नॉक्ट्रुअल का मतलब होता है रात्रि काल वाला, नाइट वाला। तो तापीय विकृमण की आदर्श स्थिति क्या होती है, यानी कि ये तापीय विकिरण होता क्या है, एक विकिरण होता है जो सन से आता है, वो डे के समय आता है। तो जब ये सन से विकिरण आता है तो इसको सोलर विकिरण यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है। और जब ये विकिरण हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो दिन के समय तो पृथ्वी क्या करती है, इस पूरे अवशोषण का जो पूरा रेडिएशन है उसका अवशोषण किया जाता है, उसको अवशोषित करती है। तो इस विकिरण को दिन के समय अवशोषित किया जाता है और रात्रि काल में इस विकिरण को पृथ्वी क्या करती है, रिलीज करती है। तो जब ये रिलीज करती है तो इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है और इसको LWR के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम रहेगी, तो इसको शॉर्ट बोलेंगे। और जो पृथ्वी से निकल रहा उसमें एनर्जी कम है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ से जो रेडिएशन आता है वो इस तरीके से आता है। तो वेवलेंथ का मतलब ये होता है, तो ये बीच में जो गैप आ रहा है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, और फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी, हाई थी। तो जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो इसको शॉर्ट वेव बोला जाएगा। LWR इस तरीके से स्लो मोशन में चलेगा। तो यहाँ पर आप वेवलेंथ देखेंगे तो ये वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी।
तो वेवलेंथ लो है तो इसलिए इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, तो इतना समझ लेना कि जो ये इनकमिंग होता है, ये क्या होता है आपका इनकमिंग रेडिएशन कहते हैं, और इसको आउट गोइंग रेडिएशन कहते हैं। तो ये रेडिएशन जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे वायुमंडल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का, हमारा जो वायुमंडल है उसके कंपोजिशन किस प्रकार के हैं, उसमें क्लाउडनेस किस प्रकार की है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रात्रि काल में विकिरण तापमान व्युत्क्रमण की आदर्श स्थिति होती है, यानी कि थर्मल इन्वर्जन भी बोलते हैं। रेडिएशन इन्वर्जन का मतलब इसको क्या बोला जाता है, थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में जब वृद्धि होती है, नॉर्मली क्या होता है टेम्परेचर में कमी होती है, तो सामान्यतः जब टेम्परेचर में कमी होती है उसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। लेकिन तापमान में जब वृद्धि होने लगे, सतह से ऊपर जाने पर जब तापमान बढ़ने लगे, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, यानी कि थर्मल इन्वर्जन के नाम से। तो सतह से ऊपर जाने पर सामान्यतः तापमान में कमी होती है, लेकिन कमी होने की जगह अगर तापमान बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम थर्मल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। अब क्या दिया है कि थर्मल इन्वर्जन क्यों ज्यादा होता है। थर्मल इन्वर्जन के लिए अगर आपका वायुमंडल बिल्कुल साफ है, क्लियर स्काई है, तो वहां पर क्या होगा, रेडिएशन बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा, नीचे की वायु क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। और जैसे ही रेडिएशन बाहर निकलेगा नीचे की वायु ठंडी होगी। देखो थर्मल इन्वर्जन का सिंपल मतलब है कि सतह का ठंडा होना। अगर ये सतह ठंडा हो रही है और ऊपर की सतह गर्म हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऊपर जाने पर, इसी को थर्मल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या होगा, तो ये क्लियर स्काई होना बहुत जरूरी है। स्काई क्लियर होगा तो ज्यादा रेडिएशन निकलेगा। दूसरा ठंडी शुष्क हवा, कोल्ड एयर का होना बहुत जरूरी है। तो जब सरफेस के पास कोल्ड एयर आ जाती है तो वहां पर क्या होता है, ये कंडीशन डेवलप होती है। इसका कोई रोल नहीं होता। तो ए और बी बिल्कुल सही है, मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखो सतह से जो हमारा वायुमंडल से रेडिएशन आ रहा है वो आपका SWR है। ये क्या है, SWR। इस SWR से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। वायुमंडल गर्म होगा ये दिन के समय हो रहा है। वायुमंडल जो गर्म होगा यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है, यानी कि LWR जो निकल रहा है, इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है बेटा, हमारे वायुमंडल के ऊपर पड़ता है। तो वायुमंडल जो गर्म होगा वो LWR के कारण होगा, क्योंकि वायुमंडल नीचे से आ रही है। तो गर्मी यहां से निकले, बल्कि यहां से आने वाली गर्मी से गर्म नहीं हो रहा। गर्म किससे हो रहा है, मतलब ये मान के चलो कि अब जो हीट है आपकी वो पूरी पृथ्वी के पास में, ये मैंने रेड कर दी, हीट यहाँ पर है। तो इस हीटों पर के हाथ लगाओगे तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो हमारे वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में तापमान बना रहेगा। तो आप सिंपल कंडीशन देखेंगे कि सतह से अगर आप ऊपर जा रहे हैं, तो सतह से ऊपर नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। यानी कि सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आ रही, इसको कहते हैं नॉर्मल। इस कंडीशन को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब ये रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो रेडिएशन जब बाहर निकलेगा, जितना मौसम हमारा साफ रहेगा, जैसे यहां पर दिखा दे रहा हूं, जब ये LW बाहर निकलेगा यहां से, तो ये अपने साथ एयर को भी लेके जाएगा। तो और एयर यहाँ पर कैसी होगी, वार्म एयर। तो ये वार्म एयर क्या होगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो वार्म एयर यहाँ पर चली जाएगी ऊपर, और इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करने के लिए नियर बाई एरिया की जो कोल्ड एयर है वो इसको फिल करने का प्रयास करेगी। तो अब क्या होगा, नीचे पूरी की पूरी एयर कैसी आ जाएगी, कोल्ड एयर आ जाएगी, ऊपर कैसी एयर चली गई, वार्म एयर। तो इसका मतलब है नीचे से ऊपर जाने पर नीचे कोल्ड एयर है, ऊपर वार्म एयर है। वार्म एयर में क्या होगा, हाई टेम्परेचर, नीचे क्या होगा, लो टेम्परेचर। यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, इसी को बोला जाता है थर्मल इन्वर्जन, यानी कि तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति देखने को मिलती है। तो सिंपल याद रखना, नीचे से ऊपर जाने पर अगर तापमान कम हो रहा है तो नॉर्मल रफ्स रेट है, और वही अगर टेम्परेचर आपका बढ़ने लग जाए तो इसको थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। इसमें जो मेन रोल होता है वो वार्म एयर का होता है, इसमें मेन जो रोल होता है वो आपका रेडिएशन का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। ITCZ से तात्पर्य क्या है, ITCZ, ITCZ क्या होता है, एक इंटर ट्रॉपिकल, यही हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी कि ये पृथ्वी पर कहां पर बनता है, पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र आप देखेंगे,
इस भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के ऊपर जो विंड चलती है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, और इसके नीचे जो ट्रेड चलती है उसको कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड। और ये जो ट्रेड विंड है, जब ये दोनों का अभिसरण होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड का और साउथ ईस्ट ट्रेड का जब आपस में अभिसरण होता है तो उसी को क्या बोल रहे हैं, अभिसरण क्षेत्र, यानी कि कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल, यानी कि क्ट्रॉपिकल जोन में इंटरफेस हो रहा है, दोनों का कन्वर्जन हो रहा है, तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, एक शब्द यूज किया जाता है ITCZ, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर में दोनों तरफ से हवा आएंगी, और हाई टेम्परेचर में ऑलरेडी क्या चल रहा है, जैसे मान लो कि ये आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर ऑलरेडी कन्वेक्शनल करंट चल रही है ऊपर की ओर, यहाँ से ऑलरेडी आपकी कन्वेक्शनल करंट चल रही है, और जब यहाँ से हवा आएंगी तो ये भी हवाएं इसके साथ टकरा कर क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर उठ जाएंगी। तो इस क्षेत्र में हमेशा, इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, इसी कारण यहाँ पर डोल ड्रम की स्थिति बनती है, क्योंकि ये कन्वर्जेंस पहले ही ऊपर उठ जाता है, यहाँ तक वायु पहुंच ही नहीं पाती, और एक लो प्रेशर बन जाता है, डोल ड्रम की स्थिति बन जाती है। तो सिंपल याद रखना, जहां पर भी हाई टेम्परेचर बनेगा उस जगह पर आपको ITCZ मिलेगा, यानी कि ITCZ का जो मुख्य क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा पर होता है। लेकिन जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पहुंचती हैं, तो कब पहुंचती हैं, 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचती हैं, तो ITCZ आपका ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और जब ये कर्क रेखा से सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पहुंचती हैं, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पहुंचती हैं, तो ITCZ आपका मकर रेखा पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ITCZ का उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता रहता है सूर्य की किरणों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ कारकों के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की परिघटना होती है। तो ये अभी हम पढ़ चुके थे कि सामान्यतः सतह से ऊपर जाने पर जो तापमान है, तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। तो जब सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है तो उसको नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही अगर तापमान में वृद्धि हो जाए, अगर यहीं पर तापमान में वृद्धि होने लगे, तो उसी को तापीय व्युत्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कहलाता है, तापीय व्युत्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी कि थर्मल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद द हाइट, तो ताप ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जब तापमान बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, तापीय व्युत्क्रमण। तो ये आपका थर्मल इन्वर्जन सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस। तो ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस के अंदर कौन सा, यानी कि वैश्विक वितरण जो तापमान है उसमें कौन सी भूमिका नहीं निभाता है, तो एल्बिडो की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसमें सेंसिबल हीट की भी एक महत्वपूर्ण होता है, लेटेंट हीट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मापक यंत्र हैं, एनीमोमीटर, पाइनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी भी टेम्परेचर प्रेशर को मेजर करने के, तो इनका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो सी और डी हमारा सही आंसर आएगा, यानी कि सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो एल्बिडो का और संवेदी ऊष्मा का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती तो तब क्या होगा, इफ अर्थ एब्सॉर्ब इनकमिंग सोलर एनर्जी, यानी कि जो हमारा सोलर एनर्जी आ रहा है, सन से जो एनर्जी आती है सोलर एनर्जी, वो पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है, और पृथ्वी की सतह अगर इसको पूरी तरीके से अवशोषित कर ले, अगर इसको पूरी तरीके से अवशोषित कर ले यहाँ से, यानी कि जो LWR के फॉर्म में रिलीज हो रहा है वो रिलीज यहाँ पर ना हो, तो आने वाले पूरे के पूरे SWR को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर तापन की स्थिति मिलेगी, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना कम होगा, जहां पर जैसा स्ट्रक्चर है वो बना हुआ रह जाएगा। क्योंकि जो हमारे वायुमंडल में तापमान होता है वो इसी LWR के कारण ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड पर मिनट ऑन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर परपेंडिकुलर सरफेस इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन, तो बाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर समतल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर प्रति मिनट जो सौर विकिरण प्राप्त हो रहा है, तो पर मिनट में जो सौर विकिरण 1 वर्ग किलोमीटर में प्राप्त हो रहा है, तो उसी को, यानी कि मात्रा कितनी आ रही है, उसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर डू नॉट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का मतलब ही क्या होता है, इंसुलेशन बना हुआ है कई शब्दों से, जिसमें कहते हैं इनकमिंग सोलर
रेडिएशन। तो यहां से इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही क्या बोला जाता है, इंसोलेशन। तो इंसोलेशन पूरी पृथ्वी पर बराबर आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कारक हैं जो इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य की किरणों का कोणात्मक स्थिति, तो एंगल ऑफ द सनरेज, यानी कि जो एंगल होते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। एक होती है आपकी लंबवत किरणें और दूसरी होती है आपकी तिरछी किरणें, यानी कि स्लैंट रेज। तो जब किसी भी जगह पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो लंबवत किरणें क्या होता है, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल कम करती हैं और ये कम क्षेत्र को कवर करती है। लेकिन जब सूर्य की किरणें स्लैंट चलती हैं तो स्लैंट चलने के कारण एक तो डिस्टेंस ज्यादा होती है, दूसरा एरिया ज्यादा कवर। जैसे आप देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर सीधा पड़ता है तो हमारी जो परछाई है, हमारी छाया है, वो बहुत छोटी बनती है। वही आप मॉर्निंग में या इवनिंग में देखेंगे तो हमारी छाया क्या होती है, तो जब स्लैंट सनरेज होती है वो ज्यादा एयर वर्ग को कंप्लीट करेगी। यानी कि यहाँ पर जो है इस कंडीशन में क्या होगा, ये लेस एरिया होगा, तो यहाँ पर लेस एरिया रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर मोर इंसुलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेशन ज्यादा होगा। ये क्या हो रहा है, एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका लो इंसुलेशन होगा। तो इसका मतलब है कि जब जिस जगह पर सनरेज डायरेक्टली ओवरहेड होती है, जैसे कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो वहां पर इंसुलेशन ज्यादा होगा। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती तो वहां पर इंसुलेशन कम होगा। तो ये तो सही होगा। ड्यूरेशन ऑफ द डे, तो ये भी होता है दिन की, ज्यादा दिन लंबा होगा, जैसे दिन अगर बड़े हैं तो अगर ये कॉन्सेप्ट बन रहा है तो दिन की अवधि बड़ी है तो वहां पर इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होगा, और अगर रातें बड़ी हैं तो वहां पर इंसुलेशन क्या होगा, कम रिसीव होगा। अर्थ एंड सन डिस्टेंस, तो ये भी है, तो जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उस समय इंसुलेशन ज्यादा प्राप्त होगा, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो उस समय इंसुलेशन प्राप्त कम होगा। तो ये भूमिगत जल इसको प्रभावित नहीं करता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। तो सही आंसर क्या होगा, डी। तो इसका कोई भी इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है भूमिगत जल का। अगला क्वेश्चन है, विच सरफेस शो द हाईएस्ट एल्बिडो। तो एल्बिडो हम पढ़ चुके हैं कि जब सूर्य से प्रकाश जो आएगा, जो SWR हमारी पृथ्वी पर आएगा, वो SWR हमारी पृथ्वी से आने से पहले जो परावर्तित हो जाता है, जो परावर्तित होगा उसी को एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। और ये कितनी यूनिट परावर्तित होती हैं, 35 यूनिट परावर्तित होती हैं, और बची हुई यूनिट क्या करती है, हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं। पृथ्वी की सतह के द्वारा क्या होता है, इसमें से भी क्या करना, 14 यूनिट। तो टोटल बची कितनी, 65, और 65 में से 14 यूनिट का अवशोषण, 14 यूनिट क्या करती हैं, वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो वायुमंडल द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण हो जाता है। अब जो बची हुई यूनिट है वो है 51, तो ये पृथ्वी की सतह के द्वारा, तो पृथ्वी की सतह द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण किया जाता है। तो पृथ्वी की सतह इसका क्या करती है, अवशोषण करती है। अब क्या होता है कि जो 35 यूनिट परावर्तित हुई हैं, इस 35 यूनिट का अगर देखो यहाँ पर एक शायद चार्ट होगा, इसमें नहीं है, तो आगे जाकर आपको इसका मैं एक पूरे का पूरा चार्ट दिखा दूंगा। 35 यूनिट में से कुछ यूनिट तो क्या होती हैं, वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है, ये यहीं से परावर्तित हो जाती हैं। कुछ यूनिट हमारी पृथ्वी पर जो माउंटेन्स है उनके ऊपर जो ग्लेशियर है, तो माउंटेन्स के ऊपर जो ग्लेशियर है वो भी यहाँ से आता जरूर है, यहाँ से परावर्तित हो जाता है। यानी कि 35 यूनिट जो परावर्तित हो रही है उसमें हमारे 2 यूनिट ग्लेशियर की भी है, क्योंकि जो पृथ्वी पर आती है धप्पा करके वापस जो चली जाती है उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, विच सरफेस शो द हाईएस्ट एल्बिडो। तो जो फ्रेश स्नो होता है, ताजा गिरी बर्फ होती है, तो उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। तो एल्बिडो का यानी कि परावर्तन वहां से ज्यादा होता है जहां पर सतह सफेद और स्मूथ हो। तो अगर क्योंकि ग्लेशियर बिल्कुल व्हाइट होते हैं और सतह स्मूथ होती है तो वहां पर क्या होगा, एल्बिडो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और 2 यूनिट लगभग होता है। व्हाट इज द एवरेज एल्बिडो ऑफ द इंटायर अर्थ। तो अर्थ की एल्बिडो हम पढ़ चुके हैं अभी कितनी होती है, 35 यूनिट होती है, यानी कि ये परावर्तित गुणांक होता है। तो परावर्तितता जो गुणांक है, जितनी परावर्तित कर दी जाएगी तो 65 यूनिट अवशोषित होती हैं, 35 यूनिट डायरेक्टली परावर्तित कर दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये देखोगे, यहाँ पर मैंने आपको बोला था ये चार्ट आएगा, मैंने डाला हुआ था, ये मेरा खुद का बनाया हुआ पूरे का पूरा चार्ट है। इसमें से 100 यूनिट आप देखेंगे टोटल आ रही हैं। 100 यूनिट में से आपकी कुछ यूनिट हमारी
स्कैटरिंग में, यानी कि यहाँ पर कुछ यूनिट का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, यानी कि इसमें एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है स्कैटरिंग में। तो कुछ की स्कैटरिंग हो जाती है, यानी कि प्रकीर्णन हो जाता है, डिफ्यूजन वगैरह होता है, तो उसमें 6 यूनिट तो लॉस हो रहा है, तो ये भी हम मानेंगे परावर्तित हो रहा है। कुछ जो हमारे क्लाउड हैं, कुछ क्या करते हैं, जो क्लाउड वगैरह है तो 27 यूनिट क्लाउड कर रहे हैं, 6 यूनिट ये कर रहे हैं, और जो पृथ्वी, तो ये तो यहां से लौट गए वापस, तो ये 2 पार्ट तो यहां से वापस लौट गए। फिर भी कुछ यूनिट हमारे पृथ्वी पर आती हैं, और जो ग्लेशियर हैं हिमालय, उनसे टकराकर वापस हो जाती है, तो 2 यूनिट और 27 और 6 टोटल देखेंगे रिफ्लेक्ट कितनी होगी, 35 यूनिट जो हमारी पृथ्वी पर आएंगी, अवशोषित होंगी। उनमें से 14 यूनिट बादल अब्सॉर्ब करेंगे, 51 यूनिट हमारी पृथ्वी की सतह, यानी कि टोटल अब्जॉर्बेशन होता है 65 यूनिट। और ये 65 यूनिट जो अवशोषित होती हैं, तो ये 51 यूनिट भी परावर्तित हो जाती है। ये 51 यूनिट भी क्या हो जाएंगी, बाद में परावर्तित हो, सॉरी 14 यूनिट भी परावर्तित हो जाएंगी। जो हमारी पृथ्वी ने 51 यूनिट अवशोषित की थी, इनको भी परावर्तित कर दिया जाएगा। इनके परावर्तन में याद रखना कि 17 यूनिट तो कहाँ डायरेक्टली हमारे स्पेस से बाहर निकल जाती हैं, उसमें से 9 यूनिट आपकी कन्वेक्शन में खत्म होती हैं, 6 यूनिट आपके इफेक्टिव रेडिएशन में, और 19 यूनिट वाष्पीकरण में खत्म होती हैं। और ये सारी एनर्जी हमारे वायुमंडल के द्वारा पुनः अवशोषित कर ली जाती है, और फिर से इसको परावर्तित भी कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जितना आया था उतना पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया। पृथ्वी का ऊष्मा बजट 0 होगा। ऊष्मा बजट कितना होता है, बिल्कुल 0 होता है। जनरली ऑन विच पार्ट ऑफ द अर्थ डज इवेपोरेट एक्वर द मोस्ट, तो आमतौर पर पृथ्वी के किस भाग में वाष्पीकरण अधिक होगा। तो वाष्पीकरण के लिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पर तापमान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण अपने आप ज्यादा होगा। तो पहला दिया हुआ है मध्य इक्वाटोरियल ओशियंस, इक्वाटोरियल कॉन्टिनेंटल। तो वाष्पीकरण पूछा है तो स्वाभाविक है ओशियंस में होगा। तो भूमध्यवर्ती यानी कि विषुवत रेखा का जो ओशियंस है, वहां पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा स्तरीय ऊष्मा वायु में स्थानांतरित हो जाती है को क्या कहा जाता है। तो जब प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, यानी कि किसी ठोस पार्टिकल्स के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उसको कंडक्शन कहते हैं। और संवहन जो होता है, ये आपका गैस या आपका तरल माध्यम में काम करता है। और इंसुलेशन तो पढ़ना नहीं, रेडिएशन आपका निर्वात में काम करता है, वैक्यूम में काम करता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जब सॉलिड पार्टिकल से हम टच करते हैं, तो वो जब हमारी बर्तन गर्म हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है। और जो रेडिएशन होता है, ये आपका सूर्य से आने वाला रेडिएशन कह सकते हैं। और कन्वेक्शन जो वाटर के अंदर और गैस के अंदर वर्क करता है, यानी जो पानी गर्म होता है वो इसी कन्वेक्शन की मेथड से गर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है। तो यानी कि वनस्पति द्वारा वातावरण के अंदर नमी मिलाना, कि जो पेड़ पौधे हैं, हमारी वनस्पति है, वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन करते हैं, या इसको सीधा कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन, ऐसे लिख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। वो वाष्पन उत्सर्जन दिया हुआ, तो इसका मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। इवेपोरेशन करते हैं तो इवेपो ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन के माध्यम से वो क्या करते हैं, वाष्पीकरण करके अपनी जो जड़ तना पत्तियों से जो भी वाटर आता है उसको वेपोरेट करके वायुमंडल में पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आमतौर पर जल सतहों की तुलना में भूमि सतह तेजी से गर्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो स्थल जो भाग है, जैसे मान लो कि कोई भी लैंड पार्ट है, तो इस लैंड पार्ट की बात करेंगे तो ये स्थल है, और ये इधर आपका कोई जलीय भाग है। तो ये जो लैंड वाला भाग है और ये आपका सी का पार्ट हो गया। तो जब सनलाइट आएगी डे के समय में, तो सनलाइट तो दोनों पर ही आएगी, लेकिन कौन जल्दी गर्म होगा, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जल्दी गर्म होता है, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन क्या होता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो इसका होता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से अधिक होती है, यानी कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है, वो क्या होती है, इससे ज्यादा होती है लैंड से। इस कारण से पानी देर से और लैंड जल्दी गर्म होते हैं। और दिन के समय अगर ये जल्दी गर्म हो रहा तो ये ठंडा भी जल्दी होगा, और ये ठंडा देर से होगा। इसलिए दिन के समय स्थल गर्म और समुद्र ठंडा होता है, रात के समय समुद्र गर्म और स्थल क्या होता है, तीव्रता से ठंडा हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एसेंशियल ऑफ द
फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक भाग नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। नाइट्रोजन की प्रकाश संश्लेषण में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। Which of the following received the maximum insolation of the March 21st and September 23rd? तो कौन सा सूर्य ताप सबसे ज्यादा प्रदान करता है? तो यहां पर याद रखना कि जो सूर्य की किरणें हैं तो ये पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री पर पड़ती हैं। आपकी डेट 0 डिग्री, यहां पर हम बना लेते हैं कर्क रेखा, और ये है आपका मकर रेखा। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें वो इन्हीं के बीच में आती हैं। तो यानी कि 21 मार्च को 21 मार्च को सूर्य की किरणें, तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर होती हैं। यहां से फिर ये ऊपर जाएंगी अप्रैल मई, और 21 जून को ये कर्क रेखा पर आ जाएंगी। फिर ये वापस आएंगी जुलाई अगस्त, और 23 सितंबर को ये लौटकर भूमध्य रेखा पर आ जाएंगी। और फिर इसके बाद ये नीचे चलेंगी, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, और 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर पहुंचेंगी। और 22 दिसंबर से फिर ऊपर चलेंगी जनवरी फरवरी, और मार्च को पुनः भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएंगी। इसका मीन्स क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां पर होती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती, यानी कि इक्वेटर लाइन पर लंबवत पड़ती हैं। तो इस समय इंसुलेशन सबसे ज्यादा क्या होता है? रिसीव होता है किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। क्लियर हो गया? अगला है अर्थ एल्बिडो इज मेनली अफेक्टेड बाय। तो अर्थ की एल्बिडो को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तो अर्थ की एल्बिडो में सबसे बड़ा जो 2% की भूमिका होती है वो हमारी ग्लेशियर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यानी कि ग्लेशियर से संबंधित अगर देखेंगे तो धरातल की प्रकृति, धरातल की प्रकृति दो तरीके की होती है। एक होता है आपका स्मूथ, और एक होते हैं आपकी रफ। और स्मूथ के साथ होती है व्हाइट, और रफ के साथ हम कह सकते हैं आपका डार्क। तो ये जो क्या करेगा, ये आपका जो है ये परावर्तन इसका क्या होता है? तो इसका परावर्तन ज्यादा होता है और इसका अवशोषण ज्यादा होता है, अवशोषण ज्यादा होता है। तो अगर ये एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो एल्बिडो कम निकलेगा। अगर ये एब्जॉर्ब कम कर रहा है तो एल्बिडो को क्या कर रहा है? ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अर्थ के सरफेस के नेचर का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगला, व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन एट पेरिहेलियन? तो दो तरीके की अवस्थाएं होती हैं। सन और सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की दो स्थिति बनती है अर्थ की। एक स्थिति बनती है जो अर्थ की हमारी मैक्सिमम हो सकती है, और एक स्थिति बनती है जो हमारी अर्थ के साथ क्या हो सकती है? मिनिमम हो सकती है। 147 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अर्थ और सन के बीच में क्या होता है? एक एवरेज डिस्टेंस होती है 147 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर ये मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम को बोला जाता है अफेलियन। तो इसको क्या बोला जाता है? अफेलियन। और मिनिमम को बोला जाता है पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन और अफेलियन, तो पेरीहेलियन यानी कि नहीं, ये 149 होता है, 149। और जब ये कम हो जाएगा तो 147 होगा, और ये अगर बढ़ेगा तो 151 हो जाएगा। यानी कि 2-3 पॉइंट बढ़ेगा और 2-3 पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो 47 सही आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या लगाएंगे? 147। तो ये देखेंगे तो ये आपका जो होती है अफेलियन की स्थिति, ये मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति होती है, और ये आपका मिनिमम डिस्टेंस की स्थिति होती है पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन होता है ये आपका जनवरी में होता है 5 जून, और आपका जो ये 4 जुलाई होता है, वैसे 5 जुलाई लिखा हुआ है, वैसे ये 4 जुलाई को होता है पेरीहेलियन अफेलियन, और ये आपका 3 जनवरी को होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट कम्स इमीडिएटली। एक चीज यहां पर बताओ कि अगर 3 जनवरी को या 2 जनवरी को या जनवरी को कह ले, जनवरी को पृथ्वी हमारे सूर्य के सबसे पास होती है, तो 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी पर, यानी कि हमारे देश में तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में तापमान ज्यादा नहीं होता। 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, यद्यपि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है। तो पृथ्वी पास में है तो तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या है? ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसा आखिर
क्यों होता है। तो जितने भी लोग क्लास करते हैं एक बार कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या चीजों में और अच्छा किया जा सकता है। तो आपके द्वारा किए गए कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जब हमारे साथ, हमें लगता है कि कोई देख रहा है, हमें हमारे साथ बात करता है। जब आप केवल क्लास देखकर छोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई स्टूडेंट के साथ इंटरलिंक ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम कमेंट किया करो, चीजों को समझा करो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें आप कमेंट करके बताओ कि सर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आप बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम्स इमीडिएटली बिफोर इवेपोरेशन इन द वाटर साइकिल। तो जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण से पहले क्या होता है, तापन। तो पहले पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो पहले पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, उसका वाष्पीकरण होगा। तो पहले तापन होता है, उसके बाद उसका वाष्पीकरण होता है। अगला, द टर्म ऑफ आइसोफ्लेस आइसोनोफेल्स शब्दावली का तात्पर्य क्या है। तो सामान्य तापीय विकिरण, देखिए जनाब, तो आइसनोलैप्स का मतलब क्या होता है, समान तापीय विकिरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो वायु दाब वाली को आइसोबार बोलते, तो ये तो आएगा नहीं। समान ताप वाले को आइसोथर्म बोलते हैं, तीव्रता आदि वाले का पता नहीं, तो ये आपका आंसर आएगा। तो आइसोफ्लैप्स जो होते हैं ये आपके समान विकिरण वाले चित्रों को मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है आइसोफ्लैप्स। अगला क्वेश्चन क्या है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाई द, वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। तो मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं, पहली क्वेश्चन से हम कंप्लीट करते आ रहे हैं कि जो सूर्य से सनलाइट आएगी, सन से, तो वो आपकी पृथ्वी पर जब पहुंचेगी तो उसको SWR यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। और जब ये आपकी पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी तो इसको, पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी और नाइट में जब ये यहाँ से रिलीज होगी तो उसको LWR के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये आपका लघु तरंग विकिरण होता है, लघु तरंग विकिरण होता है। अब ये क्यों होता है, मैं इससे पहले क्वेश्चन में करा चुका हूं कि लघु तरंग विकिरण का मतलब होता है इसकी वेव लेंथ कम होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी, आवृत्ति उच्च होती है। लेकिन इसकी आवृत्ति कम होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसलिए इसको दीर्घ तरंग बोलते हैं। और ये आपका पार्थिव विकिरण होता है, यानी कि पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण होता है, टेरेस्ट्रियल विकिरण होता है। और ये आपका सूर्य से निकलने वाला विकिरण होता है, ये सौर सौर विकिरण होता है, सोलर रेडिएशन होता है। ये दिन के समय होगा और ये नाइट के समय होगा। तो जो हमारा वायुमंडल गर्म होगा, तो वायुमंडल जो गर्म होगा ये आने वाले से नहीं होगा बल्कि जाने वाले रेडिएशन से होगा, यानी कि आउट गोइंग रेडिएशन से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल गर्म किससे होता है, हमारा आउट गोइंग रेडिएशन से होता है। तो डायरेक्ट सनलाइट, वॉल्केनिक एक्टिविटी, बर्निंग बायोमास, तो पृथ्वी के विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि LWR से हमारा वायुमंडल गर्म होगा। ये तो प्रूव भी हो चुका है, इतनी बार से हम कह रहे थे। इंसुलेशन रीच द अर्थ सरफेस इज द फॉर्म ऑफ, तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो पृथ्वी पर आता है तो जो सन से सनलाइट आएगी वो आपका इंसुलेशन कहलाता है। क्योंकि रेडिएशन जो है, इंसुलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और ये आपका SWR के फॉर्म में होता है। जो डे के समय नाइट में रिलीज होता है उसको LWR कहते हैं। तो ये इंसुलेशन का मतलब क्या हो गया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्योंकि जो सूर्य से आ रहा है वो आपका इनकमिंग है और जो रात्रि में निकल रहा है वो क्या है, आउट गोइंग है। तो जो LWR होता है वो आउटगोइंग रेडिएशन होता है और इंसुलेशन जो होता है वो इनकमिंग रेडिएशन होता है। तो इसका मतलब ये जो बात हो रही है वो SWR की हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ तरंगे, सचु तरंगे, लॉरेंज तरंगे, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण के नाम से जाना जाएगा। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इवन आफ्टर सनसेट द एटमॉस्फेयर रिसीव लिमिटेड हीट फ्रॉम द, सूर्यास्त के बाद भी सीमित ऊष्मा वायुमंडल किसके द्वारा प्राप्त करता है। तो जब रात्रि के समय, सूर्यास्त के बाद का मतलब होगा रात्रि के समय। तो अभी देखो बार बार वही चीजें आ रही हैं, वही रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो ये आपका SWR है। अब जब पृथ्वी अवशोषित करेगी तो रात में निकलेगा वो LWR, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो आपका नाइट में निकलेगा, यानी कि यहाँ से पार्थिव विकिरण आपका नाइट में भी निकलेगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो डी दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा, आपका पार्थिव विकिरण सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, ये इनकमिंग और आउटगोइंग तो पढ़ ही चुके सब आप। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बे को सनस्पॉट कहा जाता है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्र दिखाई देते हैं क्योंकि ये आसपास से 1500 सेंटीमीटर ठंडे होते हैं, सेंटीग्रेड डिग्री ठंडे होते हैं। एक सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रहता है। दिखाई देने वाले सनस्पॉट की संख्या 11 वर्ष चक्र में घटती बढ़ती होती, तो 5.5 साल के 2 चक्रों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये एक तरीके का एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है। तो हमारे सूर्य के अंदर, सूर्य के अगर हम बात करेंगे तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के पैकेट पाए जाते हैं। तो जैसे सूर्य के वायुमंडल के अंदर आपके कुछ हाइड्रोजन के पैकेट हैं, और इन्हीं हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होती है तो यहाँ से क्या होता है, बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो फोटोस्फीयर से बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो इन दो हाइड्रोजन सेल के बीच में एनर्जी नहीं है, तो इसी जगह को क्या बोला जाता है, सन स्पॉट बोला जाता है। इसी जगह को क्या बोला जाता है, सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा निकलेगी, यहाँ पर भी लाइट निकलेगी। 6000 से ज्यादा का टेम्परेचर यहाँ का होता है, ठीक है, कई जगह 15,000 तक मिलता है। लेकिन इसका टेम्परेचर आपका, सॉरी, इसका 1500 के लगभग है। तो ये टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। तो ये कम देखो, कम भी बहुत कम नहीं है, 1500 है अभी भी। तो इसको सनस्पॉट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्र में दिखाई देते, ये भी सही है। एक स्पॉट कुछ दिनों तक रहता है और इसको पूरे 11 साल लगते हैं। तो चारों आंसर आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। सूर्य के संचालित ऊर्जा है, सूर्य से संचालित ऊर्जा है इंसोलेशन या रेडिएशन। तो ये तो दो नहीं आएंगे। तो सूर्य से द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन, तो जो एनर्जी सूर्य से ट्रांसमिटेड होकर आ रही तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका, अभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो सन से एनर्जी आ रही है वो आपका सौर विकिरण के रूप में आती है। क्या कहती है, सौर विकिरण के रूप में आती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये आपका, वैसे डी आंसर भी इसमें ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन सूर्य ताप दिया हुआ है तो इंसुलेशन आपका ज्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और बचे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऊष्मा बजट क्या होता है। पहली चीज है, ऊष्मा बजट पृथ्वी का 0 होगा, ये याद रखना। बजट का मतलब क्या होता है कि जो इनकमिंग हो रहा है और जो आउटगोइंग हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि पृथ्वी से 100 यूनिट आती हैं और 100 यूनिट में से 35 यूनिट तो पहले ही परावर्तित हो जाती हैं, 14 यूनिट बादल रोक लेते हैं, 51 यूनिट पृथ्वी की सतह रोकती है। क्लियर हो गया। तो जो बादलों ने यहाँ पर रोका हुआ है तो उनको बादल परावर्तित कर देंगे। तो यानी कि 65 यूनिट हमारी आती हैं। 65 यूनिट में से 35 यूनिट तो आपकी एल्बिडो का फॉर्मेशन करती हैं। ये पहले से ही मतलब आने से पहले ये क्या होती है, 35 यूनिट परावर्तित हो जाती है। 65 यूनिट का अवशोषण होता है जिसमें से 14 यूनिट बादल और 51 यूनिट पृथ्वी की सतह। तो बादल भी इनका बाद में क्या करते हैं, परावर्तन कर देते हैं। तो बादलों के द्वारा भी परावर्तित कर दी जाती है। बची आपकी 51 यूनिट। तो इन 51 यूनिट को भी पृथ्वी की सतह के द्वारा क्या है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो पृथ्वी की सतह ड्यूरिंग नाइट क्या करती, इसको भी परावर्तित कर देती। यानी कि 100 यूनिट आई, 100 यूनिट में 35 पहले से परावर्तित होगी, 14 बादलों ने कर दी, और फिर 51 यूनिट पृथ्वी की सतह के द्वारा भी धीरे धीरे क्या है, परावर्तित कर दी जाती है। तो इसका मतलब जो आया था और जो गया वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब 0 बजट बनता है। तो इसका मतलब है सौर विकिरण तो अंदर आने वाला और बाहर जाने वाले रेडिएशन में संतुलन, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग में जब बैलेंस बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बजट के नाम से जानते हैं। बजट मतलब कितना आया और कितना गया। 0 बजट है हमारी पृथ्वी का, 0। तो ये मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया था, उसको एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूं। उसमें आपको पूरे का पूरा, आप लोग इस वाले डायग्राम को पढ़ लेना, ये वाला। तो इसमें पूरे का पूरा लिखा हुआ है कि कितना आया कितना गया। तो जो 51 यूनिट है ये पूरी की पूरी यूनिट, 17 यूनिट डायरेक्ट निकल जाती है, 9 यूनिट कन्वेक्शन के थ्रू, 6 यूनिट इफेक्टिव रेडिएशन के थ्रू, 19 यूनिट वाष्पीकरण के थ्रू। जब ये हमारे पृथ्वी की सतह से निकलती है तो वायुमंडल इसको क्या करता है, फिर से रीअब्जॉर्बेशन कर लेता है और बाद में इसको फिर रिलीज भी कर देता है। कुल मिला के ये पूरा रिलीज हो जाता है। तो जितना आया कितना था, 100 यूनिट, और रिलीज पूरा कितना हो गया, 100 यूनिट। इस प्रकार से पृथ्वी का जो पूरे का पूरा ऊष्मा बजट बनता है हमारा, वो कितना होता है, 0 होता है। और पृथ्वी की एल्बिडो यानी कि परावर्तिता जो गुणांक है, तो परावर्तिता गुणांक आपका कितना होगा, वो आपका होगा 35 यूनिट। तो परावर्तिता गुणांक 35 होता है, अवशोषण आपका 65 का हो रहा था।
क्लियर हो गया। 65 में 14 यूनिट बादल डायरेक्टली अवशोषित करते हैं और 51 यूनिट को पृथ्वी की सतह अवशोषित करते हैं और 51 यूनिट बाद में भी क्या कर दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है। तो पृथ्वी का हीट बजट बिल्कुल कितना होता है और इसमें जीरो होता है। और इसमें ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, ये ग्लेशियर के द्वारा किया जाने वाला ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर की बहुत बड़ी भूमिका होती है पृथ्वी के एल्बिडो को मेंटेन करने में। तो ये 2 यूनिट ग्लेशियर के द्वारा परावर्तित की जाती है। तो ये थी आज की इंसुलेशन की कहानी आपकी। तो आज आपका दूसरा टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया, इंसुलेशन एंड टेम्परेचर। कल हम वायु और वायु दाब की पेटियां यानी कि वायु दाब की पेटियां एवं पवनों का टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हेलो।